तरह लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कल यानी कि 10 मार्च को फैसला आएगा कि आखिर इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। कल मतगणना है और कल पे सभी की निगाहें टिकी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ उत्तराखंड के देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं ज्ञानेंद्र का। ज्ञानेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार के परिणाम जो है, नतीजे जो है वो एग्जिट पोल के आंकड़ों की तरफ रुख करेंगे या फिर इस बार परिणाम जो है वो अलग ही नजर आएगा? भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कई जगह ऐसी सर्वे रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखें तो जिस तरीके से एग्जिट पोल कई बार निराधार भी साबित हुए हैं। अगर हम देखें बिहार में जिस तरीके से एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं ये एक निराधार देखने को मिला और ऐसे में देखा जाए उत्तराखंड के अंदर तो स्थितियां ऐसी हैं कि कयासबाजी जो लगाई जा रही है वो दोनों पार्टियों की कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके की नतीजे एग्जिट पोल के आए हैं उसके बाद से लगातार जो है उत्तराखंड के अंदर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर कई तरह की जो ऐसी सर्वे करने वाली संस्थाएं हैं लगातार इस बात को कहीं ना कहीं मंथन कर रही हैं और साफ तौर पे जो बातें निकल के आ रही हैं कि उत्तराखंड में दोनों पार्टियां यानी कि कांग्रेस और भाजपा बहुमत की तरफ नहीं बढ़ सकती हैं और ऐसे में उन्हें बसपा या फिर निर्दलीय जो उम्मीदवार जीत के आते हैं उनका सहारा लेना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो कल मतगणना होनी है और ऐसे ठीक पहले काफी कम वक्त है और आज जिस तरीके से दोनों पार्टियों के कई केंद्रीय दिग्गज नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर हम देखें कैलाश विजयवर्गीय वो 3 दिनों से उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं, लगातार वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठकें चल रही हैं। यानी कि कुल मिला के दोनों पार्टियों की तरफ से ये कोशिशें हैं कि अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको एक कटघरे में खड़ा भी किया जाए और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ नहीं बढ़ पाती है तो बी यानी कि प्लान बी की तरह काम किया जाए और जो ऐसे निर्दलीय जीत के आते हैं या फिर अन्य पार्टी के जो प्रत्याशी जीत के आते हैं उन्हें अपने साथ जो है समेटा जा सके और उत्तराखंड में सरकार बनाया जा सके। इस फार्मूले के साथ उत्तराखंड में ये दोनों पार्टियां काम करने को लेके कहीं ना कहीं रणनीतियां तय कर रही हैं और आज का जो वक्त रहेगा चाहे वो भाजपा के लिए या फिर कांग्रेस के लिए, दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता उत्तराखंड में है। पर्यवेक्षक कांग्रेस के उत्तराखंड में है, प्रदेश प्रभारी जो हैं देवेंद्र यादव वो उत्तराखंड में हैं। लगातार कल से जो बैठकें हैं वो चल रही हैं और ऐसे में सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ के रखने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड में हैं और ऐसे में कांग्रेस के अंदर एक बौखलाहट कहीं ना कहीं देखने को मिली और एक प्रेशर जो है भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर इसको डाला, क्योंकि हमने देखा है कि कैलाश विजयवर्गीय जिस राज्य में जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं एक जो विधायकों में एक फूट पड़ जाती है और ऐसे में सरकार लड़खड़ा जाती है, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश को देखा है, कई ऐसे राज्यों को देखा है जहां सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई देखी है, हमने विधायकों को टूटते हुए देखा है। तो वर्तमान में स्थिति ऐसी है उत्तराखंड में कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो अपने जो विधायक हैं उनको तो साध ही रहे हैं और कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आने वाले हैं या फिर अन्य जो पार्टियां हैं उनके जो प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो उन्हें भी अपने साथ जोड़ने की जो कवायद है वो रखी जा रही है और इसी पे आज का दिन रहेगा। आज के दिन दोनों पार्टियां इस बात को लेकर मंथन करती हुई नजर आएंगी। जी चलिए ठीक है ज्ञानेंद्र, रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जावेद शाह भी जुड़े हुए लगातार पणजी से गोवा के। आपसे जानना चाहूंगी जावेद, देखिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो गोवा में 40 विधानसभा सीटें में है और ऐसे में 40 विधानसभा सीटों का समीकरण आखिर क्या कहता है? कल का फैसला किसके पक्ष में आएगा? क्या एक बार फिर से प्रमोद सावंत को मौका मिलेगा जनता की सेवा करने का या फिर परिवर्तन इस बार गोवा में देखने को मिल रहा है? देखिए पूजा, एग्जिट पोल की अगर से हम बात करें तो एग्जिट पोल ने किसी को भी पूरी तरह स्पष्ट बहुमत नहीं बताया है। और बात की जाए प्रमोद सावंत की, तो प्रमोद सावंत ने ही खुद कहा है अगर गोवा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है तो बीजेपी महाराष्ट्रवादी गोमंत पार्टी यानी एमजीपी से समर्थन लेगी। ऐसे संकेत जो गोवा के मुख्यमंत्री है, बीजेपी के जो नेता है प्रमोद सावंत, उन्होंने दिया है। और वही बात की जाए कांग्रेस की,
तो कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट की है। कांग्रेस का कहना है कि अगर से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर अन्य किसी भी दलों के साथ में गठबंधन करने की तैयारी रख रही है। इस तरीके से ये दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट की है। ठीक और है। बात जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए जावेद। जी, इसी तरीके से बाकी दलों की भी अपनी जो रणनीति है वो तैयार है और इसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट की है। पूजा, ठीक है। प्रदीप, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है और जिस तरह से लगातार ये एग्जिट पोल के आंकड़े भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का आना तय है, लेकिन ऐसे में देखिए विपक्ष जो है वो अभी भी यही कहता नजर आ रहा है कि बदलाव ही देखने को मिलेगा। क्या लगता है, एग्जिट पोल का परिणाम जो है वही सटीक बैठेगा या फिर इस बार विपक्ष की ओर ये एग्जिट पोल के आंकड़े जो है एकदम से बदल जाएंगे, जिस तरह बिहार के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था? देखिए पूजा, अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन 10-20 सीटों का अंतर होता है और अगर 10-20 सीटों के अंतर को भी निकाल दें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो कल जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ, देर रात तक उन्होंने ईवीएम को लेकर बवाल मचाया, रात भर जो स्ट्रांग रूम उसके बाहर बैठे रहे। हालांकि जिलाधिकारी सबसे बड़ा एक पद होता है चुनाव के तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से डीओ बनाया जाता है उसको। डीओ का जो प्रमुख काम होता है वो यही होता है। उसने जिलाधिकारी ने, वाराणसी के जिलाधिकारी ने सबको जो है माइक लेके सबको समझाया, पूरी व्यवस्था बताई कि ये प्रशिक्षण वाले ईवीएम थे और तमाम तरह की चीज़ें थी। अब कहीं ना कहीं से जो जिस तरह से आवाज़ें आ रही हैं, ओम प्रकाश राजभर और पूरी सपा की जो मंडली है वो रात में इलेक्शन कमीशन गई, जिस तरह से आवाज़ें आ रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से भारी पड़ रही है। ये चीज़ देखिए, जो भी शीर्ष का नेता होता है उसको ये समझ में आ जाता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने देखा अखिलेश यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका चेहरा उतरा, इसकी वजह से विपक्ष जो है इसमें परेशान है। और हम इसी बल पे कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एग्जिट पोल 10 से 20 सीटों का अंतर लेकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की तरफ भी अग्रसित कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल को हम उतना बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि चाणक्य और भी तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी विश्वसनीयता पर हम कभी कोई सवाल नहीं उठा सकते। और इन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का जो है एग्जिट पोल में दिखाया है। तो हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हो सकता है 100 में ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं, 100 और 80 का फार्मूला है कि 80% भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले। चलिए ठीक है। ज्ञानेंद्र, देखिए जिस तरह से लगातार गणेश गोदियाल जो हैं उनकी ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जब काउंटिंग होगी तो हम वहीं पर मौजूद होंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप करती नजर आती है, जो साफ तौर पर कहा जाता है कि वोटों में घोटाले के आरोप भी लगाए जाते हैं। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि साफ तौर पर निष्पक्ष तरीके से परिणाम सामने आए, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? साथ ही पार्टियों के लिए गाइडलाइंस क्या है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। स्ट्रांग रूम की जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए पार्टियों के लिए अगर हम बात करें, जिस तरीके से सभी पार्टियों के लिए जो निर्वाचन विभाग के जो गाइडलाइंस हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से दिए गए हैं। खासतौर पे जो स्ट्रांग रूम हैं वहाँ पे वोटों की जो गिनती होंगी, और ऐसे में है पिछली बार अगर हम देखें 2017 की अगर बात कर लें, उसे कहीं ना कहीं एक बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, सभी पार्टियों के जो वहाँ पे सदस्य मौजूद रहेंगे उनकी संख्या काफ़ी सीमित रखी गई है इस बार। और ऐसे में जो जुलूस निकाले जाएंगे, नारेबाजी की जाएगी, उनमें जो लोग उपस्थित होंगे उनको भी सीमित संख्या में रहने के जो निर्देश हैं वो निर्वाचन विभाग की तरफ से दिए गए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो पहले से ही स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है उसे किस तरीके से कहीं ना कहीं सुरक्षित तरीके से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में, भारी पुलिस बल की निगरानी में, पीएससी की निगरानी में रखी गई है। और बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए सीसीटीवी की निगरानी में कल मतगणना होगा और ऐसे में देखना होगा कि आखिर इस बार जनता ने किसे चुना है। सबकी निगाहें और सबसे बड़ा सवाल कल का दिन यानी कि 10 मार्च का दिन बना हुआ है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ईशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।